हेलो दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 पे। दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पर एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सारे प्रश्न आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलेंगे। तो आप लोग अपनी सफलता को और बेहतर बनाने के लिए आप इस चैनल से बने रहेंगे और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब देते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, भारत में आवर्त योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। 1978 में आवर्त योजना की शुरुआत की गई थी। भारत में आवर्त योजना 1978 में शुरू की गई। आवर्त योजना की अवधारणा गुरनार मॉडल ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, आप उसको टिक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई विदेशी व्यापार नहीं होता है उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, जिसका मतलब है कि कोई भी आयात देश में नहीं आता है और कोई भी निर्यात देश से बाहर नहीं जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे तो मोरक्को और अल्जीरिया इत्यादि ये सारे देश बंद अर्थव्यवस्था को लागू करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपका राजविंदर सिंह भट्टी, दलजीत सिंह चौधरी, राकेश अस्थाना, प्रकाश सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह भट्ट दलजीत सिंह चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन में आपको दिया गया था राजविंदर सिंह भट्टी, राकेश अस्थाना, प्रकाश सिंह। इनके बारे में भी बारी बारी से देख लेते हैं। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं। राकेश अस्थाना बीएसएफ के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं और प्रकाश सिंह एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं जो भारत में पुलिस सुधारों में योगदान के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि भारत में नया कैबिनेट सचिव कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीवी सोमनाथन। डॉक्टर टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं। राजीव गौबा के सेवानिवृत्त होने के बाद टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये न्यूज अगस्त 2024 की है, तो इसकी आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है एग्जामों में। चलिए अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न आपका विज्ञान का है। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है? आपको बताना है कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव का आवर्त नियम आधारित है। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने की थी। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने की थी। मेंडलीव को आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था। इसलिए मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीव का। बात आती है आधुनिक आवर्त सारणी की, जिसकी खोज हेनरी मोसले ने की थी। मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। मोसले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह प्रश्न आपके करेंट अफेयर से है। 77वें लोकार्नो फिल्म महोत्सव में किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान।
तो इसका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को इस अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पहले भारतीय बन गए, इससे पहले कोई भी भारतीय ने इस अवार्ड को नहीं जीता था। शाहरुख खान पहले भारतीय बन चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है? आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कि लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। मिनिकॉय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिनिकॉय द्वीप समूह भारत लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है और यह 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है। ऑप्शन में है एक बिट्रा द्वीप। बिट्रा द्वीप भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिट्रा द्वीप लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.105 वर्ग किलोमीटर है। कवारती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछता है तो आपका क्या बोलना है? कवारती। अगला सवाल प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल का उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक फैला हुआ है। यहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे उच्च न्यायालय का हम लोग क्षेत्राधिकार को बारी बारी से देखते चलेंगे। सबसे पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखते हैं। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव आते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये सब मद्रास में आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। केरल में केरल, लक्षद्वीप। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप लोग दिमाग में रखते हुए चलेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अनुच्छेद 172 के 2 के अनुसार किसी राज्य का क्या विघटन नहीं होगा? अनुच्छेद से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग अनुच्छेद को भी ध्यान से देखते चलेंगे। तो 172(2) के अनुसार विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है। विधान परिषद का भारत के संविधान 172 के 2 में कहा गया है कि विधान परिषद का विघटन नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है यदि राज्य की विधानसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। तो अनुच्छेद 169 आप लोग याद करते हुए चलेंगे कि ये संसद को किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की अनुमति देता है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कलमकारी चित्रकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों का चित्रकारी दिया गया है। ये सारे चित्रकारी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो ये सब को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। महाराष्ट्र की वारली पिंगलू काफ़ी फेमस है। आंध्र प्रदेश की लेपाक्षी कलमकारी सवारा। मणिपुर की खम्बाना काव फावा। पश्चिम बंगाल की डोकरा कालीघाट। कालीघाट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, खाली स्थान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है प्रत्यक्ष यानी एफडीआई पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना और न्यायालय एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ये सबको हम लोग देखते चलते हैं। पहला है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली मुंबई में है। आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी और इसका स्थापना 1935 में। तो ये सारे डेट और इनका मुख्यालय काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट करते हुए चलेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पैरा पावर लिफ्टिंग निम्न में से किस खिलाड़ी से संबंधित है। यह भी करेंट का आपका क्वेश्चन है कि पैरा पावर लिफ्टिंग निम्न में से किस खिलाड़ी से संबंधित है। ऑप्शन है नवीन, अंचिता सुल्ली, सुधीर, भाविना पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग करते हैं। यहां पर हम लोग सुधीर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुधीर पैरा पावर लिफ्टिंग से जुड़े हुए हैं। इन्होंने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वह पुरुषों की 80 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हैं। ऑप्शन में था आपका भाविना पटेल। भावना पटेल भारतीय पैरा एथलेटिक के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अंचिता सुल्ली, वह एक भारतीय भारोत्तोलक है जिन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों में के 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये काफी सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मकर विलाकु त्योहार भगवान अयप्पा के जिस पवित्र उपवन में मनाया जाता है वह कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो प्रश्न आपका बनेगा, मकर विलाकु त्योहार किस भगवान के लिए मनाया जाता है। तो ये अयप्पा के लिए मनाया जाता है। तो बताइए कि ये कहाँ मनाया जाता है मकर विलाकु त्योहार। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। केरल में मकर विलाकु त्योहार को मनाया जाता है। मकर विलाकु केरल राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। ओणम। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और ओणम फसल कटाई का त्योहार है। तो ओणम कहाँ का है, केरल का, और मकर विलाकु भी केरल का है। पंजाब का एक त्योहार है बैसाखी, आंध्र प्रदेश उगादी, अरुणाचल प्रदेश पक्के पागा हॉर्नबिल, लद्दाख लोसर, महाराष्ट्र एलिफेंटा महोत्सव। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन सवालों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग एक टर्म है, शब्द है, तो आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध आपका बास्केटबॉल से हो जाएगा। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल में इस्तेमाल होता है। ड्रिबलिंग बास्केटबॉल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक तकनीक है जहां एक खिलाड़ी चलते समय गेंद को जमीन पर उछालता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है। आपको बताना है कि दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर कौन सा है। तो ऑप्शन है तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम के तट मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, सूर्य मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला ग्रेनाइट मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर भी कहा जाता है, यह एक हिंदू मंदिर है। यह तंजावुर तमिलनाडु में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यह तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 1003-1010 ईस्वी के बीच तमिल राजा चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, इस शासक का क्या नाम था जिन्होंने इस मंदिर को बनाया गया था। राजा चोल प्रथम द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। अगला प्रश्न, इलियास खान का जन्म लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। तो वह क्या बजाने में प्रसिद्ध थे।
तो इलियास खान क्या बजाते थे, तो ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है तबला, सितार, वीणा, मृदंगम। तो इसका आंसर हो जाएगा सितार। इलियास खान सितार बजाते थे और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। हॉकी में पीला कार्ड खिलाड़ी को न्यूनतम कितने मिनट के खेल समय के लिए अस्थायी निलंबन को संदर्भित करता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं, तो उसी के आधार पर ये सब प्रश्न बनाया गया है। तो ये आपको बताना है कि अगर किसी खिलाड़ी को हॉकी में पीला कार्ड मिल जाता है तो उसे कितने मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मिनट के लिए खिलाड़ी को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है, अस्थायी रूप से निलंबित किया जाता है। हॉकी में पीला कार्ड एक खिलाड़ी को मामूली अपराध के लिए दी गई चेतावनी को संदर्भित करता है। यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड मिलता है तो उससे कम 5 मिनट के लिए खेल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो ये आपका करेंट का सवाल बन जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको बताना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें देखते चलेंगे कि केरल सबसे पहला स्थान की हासिल किया। उसके बाद आने वाले राज्य तमिलनाडु 2 पर है, जम्मू कश्मीर 3 पे है, गुजरात 4 पे और नागालैंड 5 पर। ये क्रम आपको याद कर लेना है ताकि एग्जाम में अगर पूछे कि बढ़ते क्रम में लिखे तो आप इसको आसानी से क्रम में सजा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है जो कि सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। अगर देखें भारत के निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल तक होता है। जो पहले आ जाएगा उनके अनुसार उनका कार्यकाल चलेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि आज के मॉक टेस्ट सीरीज का लास्ट सवाल है। तो आप लोग इसको अच्छे से आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जहां महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है। तो ये एक अच्छी बात है जहां पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। ऐसे देखा जा रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। तो इसका आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। उच्चतम लिंगानुपात से युक्त केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर देखा जाए तो पुडुचेरी में 1037 महिला है 1000 पुरुष पर। 1962 में पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो ये पॉइंट आप याद करेंगे कि 1962 में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी बना था और इसकी राजधानी कहाँ है, पुडुचेरी ही है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन है। केंद्र शासित प्रदेश जहाँ लोग फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ के लोग फ्रेंच भाषा में बात करते हैं।
भारत में विधानसभा बनाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर सबसे पहले विधानसभा कहाँ कहाँ बना था, तो ये हमारे पुडुचेरी में बना था। अब आ जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अधिकांश घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव। न्यूनतम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश ये भी दमन दीव। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आज का हमारा ये पहला मॉक टेस्ट खत्म हुआ। तो आप लोग को अगर इस टेस्ट के सारे प्रश्न पसंद आए हैं, तरीके पसंद आए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए। तब तक के लिए आप लोग हमें अलविदा कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।